Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma is a note. This video is D Pharma second year student. काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि ज्यूरी स्टूडेंट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बैक लग चुकी थी ज्यूरी स्टूडेंट्स में। तो मैं अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, न्यूएस्ट स्टूडेंट हैं, उन सभी को मैं बहुत ही ध्यान से बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करो। नहीं तो अगर बैक लग जाती है ना, तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो उन स्टूडेंट से आप जाके पूछिए जो इस समय उस चीज सामना कर रहे हैं, उस चीज को जो झेल रहे हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी रखिए, जिससे कि ऐसे दिन ना देखने पड़े। ओके, तो चलिए आज हम लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो आपके लिए 50% तो वर्क करने ही वाला है। अगर आप 100 में से 50% नंबर गेन कर लोगे ना, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी। ठीक है, तो चलो ये वर्क क्या है जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। ओके, तो आज हम लोग कवर करेंगे पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा मॉडल पेपर, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है ये सभी बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है भाई, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो फटाक से देखते हैं, और जो भी कंफ्यूजन रहे कमेंट ना। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा जीनू। दिस वीडियो इज डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सब्जेक्ट इज अ फार्मास्यूटिकल ज्यूरी स्टूडेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप डी फार्मा के बाद कोई जॉब करना भी चाहते हो ना, तो ऐसे 5 क्वेश्चंस जरूर इस फार्मास्यूटिकल ज्यूरी स्टूडेंट से आने वाले। तो चलो भाई देख लेते हैं आज हम लोग 2028 का क्वेश्चन पेपर, जिसके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने रहेंगे विथ आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, यहाँ से आप सभी लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस वगैरह कैसे आएंगे। तो बस आपका काम क्या है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को ध्यान से समझिएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, अच्छे से समझाएंगे और आप ध्यान से समझोगे तो समझ में कैसे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत ही बच्चों के कमेंट आ रहे थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारत में फार्मास्यूटिकल कानून का कार्य क्षेत्र, मतलब कि ड्रग लेजिस्लेशन इंडिया। अगर बच्चे इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया, और अगर हिंदी में करोगे तो भारत में औषधि कानून। ठीक है, तो टॉपिक्स को ज्यादातर आपको इंग्लिश में देखना है। ठीक है, और हेडिंग्स को हमेशा ही याद रखना है, हेडिंग्स तो हमेशा ही इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ड्रग लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया में क्या है आखिरकार, और इसके बारे में बहुत सारी आपको नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले फार्मेसी प्रोफेशंस एंड ड्रग पर कोई एक्ट कानून नहीं था। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। ठीक है, 1978 में ओपियम एक्ट, यहीं से रट्टा मारना स्टार्ट कर दो बेटा। 1978 में ओपियम एक्ट, 1919 में पॉइजन एक्ट और 1920 में डेंजरस ड्रग। अरे भाई जाओ, नहीं तो दब जाओगी। चलो चलो, 1920 में डेंजरस ड्रग एक्ट लागू किया। तो इसमें से, इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है पता है? ये वाला पॉइजन 1990 में। तो इसको यहीं से रट लो कि 1990 में पॉइजन एक्ट लागू किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लागू किया गया था, जो कि केवल औषधियों एवं उद्योगों के निर्माण, रख रखाव, बिक्री, देश में भेजने हेतु, मंगवाने प्रदान हेतु कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, ईयर 1928 में भारत सरकार ने ड्रग इंजरी कमेटी, मतलब चोपड़ा कमेटी। अब आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि ये चोपड़ा कमेटी कब का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 1928 में भारत सरकार ने ड्रग इंजरी कमेटी, चोपड़ा कमेटी का निर्माण किया, जो कि भारत में औषधि ट्रेड व्यापार के लिए बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट, ये जो चोपड़ा कमेटी है, इसकी रिपोर्ट कब मिली थी? 1931 में प्रकाशित हुई थी।
पब्लिश हुई थी, लेकिन लागू कब हुई थी? 1940 में, 1940 में लागू हुई थी, ठीक है। तथा बाद में 1948 में फार्मास्यूटिकल एक्ट लागू किया गया था। और अब पूछा जाएगा आपसे, ये बहुत पूछा जाता है, ये जो रेड पेन से अंडरलाइन है, ठीक है। 1948 में फार्मास्यूटिकल एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। इस कमेटी की आवश्यकता, रिकमेंडेशन निम्न है। ये जो एक्ट, नियम कानून लागू किया गया था, इसके कुछ नियम कानून भी हैं। देखो भाई, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर देखिए, ड्रग एंड फार्मेसी को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल लेजिस्लेशन बनाया जाए, उसकी निर्माण विधि संयुक्त रूप से बनाई जाए, तथा ड्रग एक्ट एंड फार्मेसी एक्ट को, ड्रग एक्ट और फार्मेसी एक्ट को अलग अलग किया जाए। सेकंड नंबर में कहा गया है औषधि के निर्माण, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल के निर्माण हेतु सभी राज्य में टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाए। मतलब कि दवाइयों की जांच करने के लिए सभी राज्यों में क्या बनाया जाए? टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाए, ठीक। सेकंड इसकी शर्त थी। थर्ड नंबर क्या था इसका? भारत में औषधि ड्रग इंडस्ट्री का निर्माण किया जाए। फोर्थ नंबर, मेडिकल स्टोर डिपोट में औषधि के निर्माण को बंद किया जाए। फिफ्थ नंबर, इंडियन फार्माकोपिया के निर्माण में प्रयुक्त निर्माण की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। और सिक्स नंबर, सिंकोना डिपार्ट में सिंकोना की खेती को कल्टीवेट किया जाए, ठीक। सेवन नंबर, एक सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड गठन करना चाहिए, जिसमें वह सरकार को औषधि के संबंध में कानून एक्ट सलाह देता रहे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 8 नंबर था, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मेसी प्रशिक्षण एवं न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। तो ये सब कहाँ से आया था? कि ऐसा नहीं कि कोई भी आके मेडिकल स्टोर ओपन कर लिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ड्रग लेजिस्लेशन ऑन इंडिया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही कायदे से समझाया बच्चा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन इतनी हेल्पफुल रहेगी ना कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये तो मैं आपसे गारंटी के साथ कहती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। मतलब कि हमारे फार्मास्यूटिकल में कुछ कोड्स भी हैं और उनके इथिक्स भी हैं। तो देखिए, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भैसाजिक नैतिक का महत्व, इंग्लिश में तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी अपने नोट्स के साथ। आर यू एक्साइटेड? बहुत ही खुश हो जाते हैं बच्चे जब उनको हमारे नोट्स देखने की बारी आती है। तो आप भी खुश हो रहे होंगे, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे से समझने, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद पढ़ाया हुआ है तो समझ सकती हूँ कि एक फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के, जो एक एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर रहता है। उसी प्रेशर को छू मंतर करने के लिए है ना आपकी दीदी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। कोड ऑफ इथिक्स का तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों की सहायता से है। ओके, नैतिक सिद्धांतों की सहायता से है। इसको आप बहुत ही इसी तरीके से सेम ऐसे ही छाप सकते हैं। जल्दी जल्दी छाप लो भाई। इथिक या नैतिकता किसी व्यक्ति का वह व्यवहार है जो वह समाज के साथ संपादित करता है, मतलब कि उसके साथ रिलेट करता है, कैसे बोलता है, ठीक। यह व्यवहार उसके कार्य, कर्तव्य, दायित्वों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि इथिक्स कहलाता है। इथिक्स या आचरण होता है, इससे वह अपने सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण तथा कार्य व्यवहार के समय विकसित करता है, ठीक है। अब पीसीआई में फार्मासिस्ट के लिए इथिक्स आचरण तैयार कर यह अपेक्षा की गई है कि इन आचरण इथिक का पालन अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलापों में किए। तो यहाँ पे देखिए पीसीआई को मैंने सर्कल क्यों रखा है, तो बहुत से बच्चों को शायद नहीं पता होगा और बहुत से इंटेलिजेंट बच्चों को पता होगा, जो कि मेरे चैनल पे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी लोग के कमेंट आते हैं।
तो देखिए पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, मुझे नहीं याद रहता था इसलिए मैंने लिख लिया था, ठीक। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत कंफ्यूजन होती है भैया जब अपने टाइम पे पढ़ाई होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे देखते हैं, दैनिक जीवन क्रियाकलापों, नेक्स्ट पेज, के दौरान समाज में अपनाएं, मतलब कि यूज करें इन सभी बातों का। इंडियन फार्मासिस्ट परिषद में निम्न प्रकार के कोड एंड इथिक्स का निर्माण किया गया है। जैसा कि यहाँ पे पहला आप देख ही रहे हैं, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला ये कोड है हमारा, कोड ऑफ इथिक ऑफ फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब, मतलब कि एक ऐसा कोड बनाया गया है, ऐसी बातें बताई गई हैं जिसको फार्मासिस्ट अब सेकंड नंबर हमारा है ये वाला है, ठीक है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू दिस ट्रेड, ठीक। ऐसे ही थर्ड नंबर वाला ये है यहाँ पे, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन। तो इसके अंदर का भी समझते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए, एक और है इसके पीछे, तो इसके पीछे मैं पेजो इसको नहीं पलटूंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी लैंप रखी हुई है सिस्का की, तो बार बार इस वजह से रखी जिससे आपको अच्छे से दिखे। बहुत सारे बच्चों के कंप्लेन आती है भैया कि दीदी मुझे क्वालिटी वाला वीडियो चाहिए, दिखता ही नहीं है। अब क्या करूं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करूंगी तभी तो अच्छा सा डिजिटल बोर्ड ले पाऊंगी ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत बातें कर रहे हैं आज, मन थोड़ा खुश है। अपने सर मैम से मिले थे जाके ट्रेनिंग वाले, इस वजह से कुछ ज्यादा ही मन खुश है आज। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोड ऑफ इथिक्स और फार्मास्यूटिकल रिलेशन। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फार्मासिस्ट सर्विस, ये हेडिंग डालनी है आपको, हेडिंग बहुत ही ज्यादा डालनी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हेडिंग के ही नंबर होते हैं, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है कि ये हेडिंग पढ़ी तो इसी से टॉपिक के रिलेटेड यहाँ लिखा है, ठीक है। कार्यकुशल एवं समझ बूझ कर फार्मासिस्ट सर्विस मेडिसिन स्टोर की जानी चाहिए, ठीक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सेकंड नंबर, इस प्रकार की सर्विस को इमरजेंसी एंड रिक्वायर्ड मेडिसिन सप्लाई में बिना देर किए जाए पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट सर्विस हो गई। अब सेकंड नंबर क्या हेडिंग है, फार्मास्यूटिकल स्टोर फार्मेसी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है ये भी देखिए, फार्मासिस्ट को अपने फार्मेसी पर इथिक पालन जारी रखनी चाहिए। फार्मासिस्ट को इस प्रकार से कार्य योजना बनानी चाहिए कि दुर्घटनावश किसी भी प्रोडक्ट का कंटामिनेशन न हो सके, ठीक। और देखिए यहाँ पे लिखे हुए, फार्मेसी क्लियर टू सी होनी चाहिए जिससे लगे कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस प्लेस है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन डिलीवरी। अब जो पर्चा आता है हम लोग को, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है भाई, पर्चा देके अच्छे से दवाई दो पेशेंट को, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त होने के पश्चात ड्रग के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो डॉक्टर ने लिखा है चुपचाप वही निकाल के दवाई दे देना चाहिए, ठीक। और ना ही अपनी भाव भंगिमा ऐसी बनानी चाहिए। अगर आपको कोई गलती लगती तो आप कह दो कि डॉक्टर को एक बार जाके दिखा लीजिए, लेकिन अपनी तरफ से ये वो ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक। ऐसी भाव भंगिमा नहीं बनानी चाहिए जिससे कि मरीज का चिकित्सा के प्रति विश्वास टूटे। प्रिस्क्रिप्शन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी कमी ये डॉक्टर के बिना अनुमति के नहीं करना चाहिए, ठीक। फार्मासिस्ट को किसी डॉक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो अगर कोई गड़बड़ी होती है ना तो फिर वही को जाके पकड़ता है, उसी फार्मासिस्ट को, उसी ने भैया हमें बताया था, हमारी वजह से हो गई, ठीक है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। अब डी नंबर आपको ऑप्शन डालना है, अबाउट द ड्रग कंपोनेंट्स। नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन, वही प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते समय फार्मासिस्ट को ड्रग का वेट, जब आप दवा दे रहे हो, पहले के जमाने में होता था वेट करना, अब तो सिंपल टैबलेट आती है उतनी ग्राम की, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेट शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड ओनली यूज स्टैंडर्ड लेवल मेडिसिन, ओके। ऐसे ही कूड़ा कबाड़ वाली मेडिसिन को नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है भाई। अब देखिए यहाँ पे वाइल्ड ट्रेनिंग लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ ट्रेनिंग के बारे में, हम लोग की ट्रेनिंग भाई उसी के बारे में लिखा हुआ है। वाइल्ड ट्रेनिंग, फार्मासिस्ट को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेनिंग इज एक्वायर्ड सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज। किसी भी प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करने से पहले प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए, ओके,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सर मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे से जो होगा मैं आपको फीस पे कर दे रहा हूँ, मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो ट्रेनिंग वाला टाइम कितना अच्छा रहता है, वो ट्रेनिंग करने के बाद ही पता चलेगा। और वो एक्सपीरियंस जो मिलता है ना दवा देने का सरकारी अस्पताल में, बड़ा मजेदार होता है, दोबारा थोड़ी ना आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, ट्रेनिंग जरूर करना, ठीक है। और अपने हाथों से दवाइयां दोगे, किसी की हेल्प करोगे, इतना बढ़िया लगेगा। ओके चलिए, तो फर्स्ट नंबर जो था ये कोड ऑफ इथिक फार्मास्यूटिकल रिलेटेड टू हिज जॉब, ये में इसमें ई पॉइंट तक थे। अब सेकंड नंबर हेडिंग डाल दीजिए फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। इसमें फर्स्ट प्राइस स्ट्रक्चर, प्रत्येक फार्मासिस्ट को अपने कस्टमर को उचित प्राइस चार्ज करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मनमानी पैसा ले रहे हैं, सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं हम लोग। अब देखिए बी नंबर, ऑनेस्ट बिजनेस होना चाहिए, ठीक, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। फार्मासिस्ट को अपने को मर्चेंट कार पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी गई है कि ये नहीं कि उसका बिजनेस देख के चलो उसके ही बिजनेस को ही मार लेते हैं। ठीक। थर्ड नंबर, इसका सेकंड नंबर, ड्रग टू वी गिव टू द पेशेंट ओनली वाइल्ड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, दवाइयां तभी देनी चाहिए जब प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हो। नो फ्री सिस्टम, और फ्री सिस्टम भी नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर किसी को ठगना नहीं चाहिए तो किसी को फ्री में भी लुटाना नहीं चाहिए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फार्मासिस्ट एवर ट्राई टू सेल ड्रग बाय हॉकिंग, मतलब कि हॉकिंग का यही मतलब है, या फेरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऐसा तो कोई करता है नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये हींग बट्टी वाला सिस्टम, बहुत सारे हर जगह आते हैं हींग बट्टी वाले, तो वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो भी एक मेडिसिन ही होती है, छोटी मोटी मेडिसिन है, जड़ी बूटियां हैं तो मेडिसिन के अंदर ही आ रही है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ सर्विस यानी ड्रग स्टोर में अप्लाइड नहीं करना चाहिए। अब देखिए डी नंबर, एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइज का बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। ट्रस्ट रिफंड नहीं देना चाहिए कि मैं रिफंड दूंगा आपको। क्लिनिकल गारंटी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो फार्मेसी का जो एक सिलेबस है ना, उसमें ये सब लिखना ही पड़ेगा भाई। ठीक, देखिए थर्ड नंबर अब हेडिंग डालनी है आपको, फार्मेसी इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन। ठीक, ही कैन ओनली गिव फर्स्ट एड इन केस एक्सीडेंट, जब आप दवा दे सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो, वो भी फर्स्ट एड। ओके, अब आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट देखना है। फार्मासिस्ट शुड नॉट रिकमेंडेड इन पर्टिकुलर डॉक्टर अनलेस स्पेशली आस्क फॉर। 4 नंबर हेडिंग आपकी थी, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। तो बहुत बच्चे कह रहे होंगे क्या दीदी हिंदी करके इंग्लिश में दिखाने लगी, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का ये है इसका आंसर, और मैं यहाँ पे हिंदी में करवा रही हूँ तो हिंदी में भी कवर करवा देती हूँ। अगर जिस बच्चे को भी चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। फार्मासिस्ट को अपने व्यवहार के प्रति भी एक निश्चित आचरण व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यवहार के प्रति फार्मासिस्ट को निम्न आचरण अपनाने चाहिए। ठीक, नंबर 1, फार्मासिस्ट को नियम का सदा पालन करना चाहिए एवं नैतिक मतलब इथिक्स सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपने व्यवहार का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है हम फार्मासिस्ट के लिए। सेकंड नंबर, फार्मासिस्ट को अपने मित्र फ्रेंड्स सहयोग एवं सहकारी तथा उसकी आवश्यकता में मदद करनी चाहिए। अब देखो भाई, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप भी एक दिन फार्मासिस्ट बनोगे कि नहीं? सभी को रजिस्टर होना है या नहीं होना है? तो जल्दी से मेरी हेल्प करो। देखो हम लोग की पढ़ाई लिखाई में भी यही लिखा हुआ है, एक फार्मासिस्ट को दूसरे की हेल्प जरूर करना चाहिए। तो चलो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो अपनी दीदी के लिए। ठीक, अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, फार्मासिस्ट को विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ संबंध होना चाहिए। फार्मासिस्ट को अपने
व्यवसाय के प्रति जागरूक एवं सक्रिय रहना चाहिए तथा अपने व्यवसाय की बेहतरीन के लिए सतत प्रयत्नशाली रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले आपको, और इसी तरह हमारा कंप्लीट होता है ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। तो देखिए मैंने अपने नोट से पढ़ा है, इसलिए बहुत ही इजी, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ज्यादातर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कवर कर लिया है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से अपना नाम कमेंट कर देना कि दीदी हाँ मैंने अभी तक ये कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स तक हम आपके साथ जुड़े थे। जल्दी से कमेंट करो, उन बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा मैं सपोर्ट करने वाली हूँ, सच्ची। और जो बच्चे चले गए हैं ना, उनको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके ही हेल्प के लिए है, मैं अपना टाइम दे रही हूँ आपके ही हेल्प के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसी को करवाऊंगी और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, फोन हैंग होने लगेगा, फिर ये वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाएगा, इसलिए फटाफट से जल्दी से करते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल की संरचना, तो चलो इसको भी मेरे नोट्स से देख ले। स्टेट फार्मेसी काउंसिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाता है। ठीक है, यह काउंसिल उस स्टेट या हेल्प करने वाली पार्टिसिपेटिंग स्टेट की आवश्यकता की पूर्ति करता है जब एक स्टेट स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्टेट के लिए फार्मेसी काउंसिल का गठन करता है, तो उसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। ठीक है, तो किसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक यूनिट के रूप में वर्क करती हैं, जिसकी एक संयुक्त इंटरनल ट्रेडिशन एंड सेल होती है। स्टेट फार्मेसी परिषद फर्स्ट प्रेसिडेंट का नामांकन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। स्टेट फार्मेसी परिषद में फर्स्ट गठन किसका किया जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, और वो भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक, अध्यक्ष राज्य सरकार की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फर्स्ट गठन में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का नामांकन सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कितने ईयर का रहता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है 5 ईयर तक। कहीं पे भी पूछा जाए कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया में स्टेट फार्मेसी का कार्यकाल कितने दिन तक रहता है, 5 ईयर हमेशा। ठीक है, याद रख लो। यदि कोई सदस्य लगातार 3 बैठकों में बिना कारण बताए अनुपस्थित रहता है, नहीं आता है, तो उसकी सदस्य समाप्त कर दी हो जाएगी। स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करता है और आवश्यक कर्मचारियों अधिकारियों को भी नियुक्त करता है। कौन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होता है वो रजिस्ट्रार की नियुक्ति करता है और इम्पोर्टेंट आवश्यक कर्मचारियों अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है, जो कि एक्ट तथा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने सचिव अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा सदस्यों की वेतन भत्ता का भी निर्धारण करती है। तो ये हो गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ, जो कि इसके बाद ही है। शेड्यूल C1 के अंतर्गत औषधि बिक्री हेतु शर्तें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू 1 थम्स अप आपकी तरफ से चाहिए, मुझे चाहिए थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।